नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। नई रेलवे लाइन और यात्री सुविधाओं के विकास की सौगात है। 5004 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। नौ स्टेशनों का किया जा रहा है पुनर्वास। रुड़की, कोटद्वार और लालकुआं, रामनगर और टनकपुर का पुनर्वास किया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 9 स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा। तो केंद्रीय बजट में बड़ी सौगात मिली है, जहां पर लालकुआं, रामनगर में पुनर्विकास किया जाएगा। किच्छा और काठगोदाम में भी पुनर्विकास होगा। मैं बताते चलें कि 9 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर का भी विकास किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा 9 स्टेशनों को, क्योंकि केंद्रीय बजट में इस बार बड़ी सौगात मिली है उत्तराखंड को। और 9 जगहों का बताते चले कि पुनर्विकास किया जाएगा। नई रेलवे लाइन और यात्री सुविधाओं पर काम किया जाएगा। वहीं पौड़ी पहुंचे प्रदेश के पर्यटन और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बिलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक लैंसडौन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि न्यारा घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें क्यूकिंग और राफ्टिंग भी शामिल है। तो पर्यटन मंत्री ने पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान आपको बताते चले कि बिलखेत के ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली है। पर्यटन मंत्री पौड़ी पहुंचे और बिलखेत में लोगों को बड़ी सौगात दी है। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसमें हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ़ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज्म जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे और टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रुड़की से है, जहां बीजेपी ने जिले में 5 मोर्चे के जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतिभा चौहान को नियुक्त किया गया है। वहीं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक को बनाया गया है और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अल्फाज अली को बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा का प्रभार अनुज सैनी को सौंपा गया है। किसान मोर्चा का प्रभार जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को सौंपा गया है। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रभाव धीरज पाल को सौंपा गया है। बताते चले कि इस मौके पर रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित डाक बंगले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया और फूलमाला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ मौके पर मौजूद रहे रुड़की जिले के जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने जानकारी दी कि हाईकमान की ओर से रुड़की के स्वागत की तैयारी की गई है। इन 5 मोर्चे के जिलाध्यक्ष बनने पर मेरे कंधे में मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ जिले की कार्य समिति होने की बात भी कही गई है। पार्टी को तो मैं प्रदेश नेतृत्व को बधाई दूंगा कि हमारे आज 5 मोर्चे गठन उनके जिलाध्यक्ष तय किए और मुझे और उसका बल मिलेगा। अभी महिला मोर्चे की हमारी जो है प्रतिभा चौहान जी है, युवा मोर्चा का गौरव कौशिक है
अल्पसंख्यक मोर्चा का एडवोकेट अफजाल जी हैं और अनुज सैनी जी हैं ओबीसी मोर्चे के, और किसान मोर्चे अपना सत्येंद्र प्रधान जी हैं करौंदी वाले। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी एक और टीम ज़बरदस्त बनी, मुझे 5 लोग मिले, बधाई। और आज आप ये भी संज्ञान में बता दूं कि आज जो है कार्य समिति जिले की होनी है। मैं प्रदेश नेतृत्व का, अपने जिला नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और दिन रात एक करके मैं उसे पूरी करने का काम करूंगा। पार्टी बिल्कुल मजबूत होगी, युवाओं तक हर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब पहुंचेंगी, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं उन्हें धरातल पे लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश, केंद्र के और जिले के नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास दिलाया और महिला मोर्चा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ खुद से भी और सबसे कि सब लोग मुझे हेल्प भी करेंगे, और मैं भी पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्व को निभाऊंगी। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाउस टैक्स अब नगर निगम वसूली करेगा। बस्तियों से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। बस्तियों को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। बताते चले कि 129 मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। निगम की आय में इससे बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें 4 करोड़ रुपए का इजाफा होगा हाउस टैक्स वसूलने से। और बताते चले कि हाउस टैक्स वसूलने के लिए कैंप लगाया जाएगा। ऑनलाइन और मैनुअल टैक्स जमा करने की व्यवस्था होगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 129 मलिन बस्तियों से नगर निगम हाउस टैक्स वसूलने की अब तैयारी में है। बताते चले कि ये टैक्स ऑनलाइन और मैनुअल दोनों ही तरीके से जमा किया जा सकता है। वही मामला नरेंद्रनगर विधानसभा के बल्दिया खान में रहने वाले 14 परिवारों से जुड़ा हुआ है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। जगह जगह टनल खोदी जा रही है। टनल निर्माण में हो रही बाल्टिंग के कारण विधानसभा नरेंद्रनगर की पिट्टी दोगी के गुलर के पास लोडसी ग्राम पंचायत के बस्ती में रह रहे 14 परिवारों के मकानों की छत, दीवार और चौक पर दरारें पड़ गई हैं। अक्सर रात में हो रही लोटिंग से मकान थरथर थर्राते ही लोग भय और दहशत में आ जाते हैं। बच्चे समेत बाहर लोग निकल पड़ते हैं। और बताते चले कि मकानों की नींव हिलने से मकान कमजोर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत पर आरवीएनएल के अधिकारी गांव पहुंचे और मकानों पर दरारें देखकर चिन्हित कर मात्रा खानापूर्ति की गई है, मगर पीड़ितों को किसी प्रकार का आश्वासन तक नहीं दिया गया। इससे पीड़ित ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उनमें गुस्सा पनपता जा रहा है। उनका कहना है कि ये मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें मकानों का मुआवजा देकर विस्थापन की कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं होने पर वे ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरकर रेलवे विकास निगम के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है यहाँ पर, जैसे भूकंप में लोगों के घर गिरते हैं वैसे ही हमारे जैसी ब्लास्टिंग होती है वैसे ही ये घर हिलते हैं पूरे। और हमें नहीं पता किसी दिन भी ये घर गिर सकते हैं और हमें बहुत दिक्कत है यहाँ रहने। और रात को जब हैवी ब्लास्टिंग, आज रात को 3:30 बजे उन्होंने ब्लास्ट किया, बाहर भागना पड़ता है। लाइट की इतनी दिक्कत है कि कल से हमारे यहाँ, कल रात से लाइट नहीं है। यहाँ बाघ का खतरा अलग बना हुआ, अगर रात को बाहर आ जाएगा तो उसको गुलदार उठा के ले जाएगा। सारे चौक मकान बिल्कुल हमारे जर्जर हो रखे हैं, खत्म हो रखे हैं। मकानों की दरारें आए दिन 1 छोड़ के 10 बढ़ रही हैं, रोज यही दिक्कत हो रही है। आरवीएनएल का काम चल रहा है, उसमें हमने आज तक कोई भी रुकावट नहीं डाली है और अभी हमें दिक्कत हो रही है। काफ़ी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है और काफ़ी दरारें आ रहे हैं। जो 14 परिवार रहते हैं सबके मकान इस तरीके से हो रहे हैं कि कल को अगर भूकंप आएगा तो कभी भी कोई भी मकान गिर सकता है। और हम इसमें सरकार से भी नाराज है कि कोई भी यहाँ पे सरकारी अधिकारी कोई भी देखने नहीं आया आज तक।
जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले की पहली मुड़वा बिस्कुट बेकरी का निरीक्षण किया। इस बेकरी को NRLM की ओर से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने समूह के अध्यक्ष राखी ब्रिजवाल से बेकरी उद्योग के अंतर्गत तैयार किए जा रहे उत्पादों, मार्केटिंग और आय के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रोथ सेंटर के बरामदे में स्टॉल लगाकर तैयार उत्पादों को विक्रय करने के लिए भी कहा। साथ ही समूह की महिलाओं से बाजार का सर्वे करने और बाजार की डिमांड के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की बात भी कही। समूह की महिलाओं को थल क्षेत्र से बाहर भी उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए और APD को समूह की महिलाओं को मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहाँ मधुर बेकरी का मैंने निरीक्षण किया है। वहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। यदि भी कोरोना काल में उनकी इनकम में कुछ डाउनफॉल हुआ है तो मैंने उन लोग की जो समस्याएं सुनी हैं, तो जो भी उनको सहायता मिलेगी की ज़रूरत होगी हम उनकी पूरी सहायता करेंगे और उसका और अधिक प्रचार प्रसार भी करेंगे। उनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको भी NRLM के साथ उनको टाई अप करा दिया गया है, उनको और भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताते चलें कि अगली खबर है जहां पर हरिद्वार से खबर सामने आ रही है। बता दें कि पटवारी पेपर लीक घोटाले के बाद UKPSC और AE और JEE परीक्षाओं के बारे में शिकायतें मिली थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। अब इस मामले में SIT हरिद्वार के जांच के बाद कनखल थाने के UPSC AE और JEE लीक प्रकरण में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में SSP अजय सिंह का कहना है कि AE और JEE परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिली थी। हरिद्वार SIT की ओर से जांच में प्रथम दृष्टया ऐसा साक्ष्य सामने आए हैं जिससे पेपर में गड़बड़ी होने के आसार लग रहे हैं। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इस पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है SIT हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं न कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं हरिद्वार जिले में नशे का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले के गैंगस्टरों के साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार SSP अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर सतारा समेत 7 आरोपियों को 2.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। साथ ही ऐसे ही अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नशे के विरुद्ध जो हमारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान है 2025, उसके तहत ऐसे नशा तस्कर जो लगातार नशे में लिप्त थे और अवैध संपत्तियां अर्जित कर रहे थे, उन पे कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। इस पूरी कार्रवाई से जैसे नशे में लिप्त हैं जो तस्कर, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने से जो है आगे भी भविष्य में इस तरह के जो अपराधों में लिप्त हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ ऐसे अपराधी जो इससे अवैध संपत्ति को अर्जित करके इसको पेशे के रूप में ले रहे हैं, उनको भी एक। वहीं हरिद्वार में गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यूनियन कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके तहत आज यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने लक्सर गन्ना समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद सांकेतिक धरना भी दिया। धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने कहा कि सरकार का आम बजट भी आ गया और उसमें भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं रखा गया। और सबसे दुखद बात तो ये है कि गन्ना सीजन आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। प्रमुख मांग है वो तो ये है कि अब तक आधे से ज़्यादा सीजन चला गया, हमारा गन्ने का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ।
तो एक तो गन्ना मूल्य निर्धारण हो। आज सचिव साहब से हमने शुरुआत की है कि डीसी साहब तक, गन्ना आयुक्त तक हमारी बात पहुंचाएं, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था गन्ने की बॉन्डिंग के लिए। गन्ना बॉन्ड की प्रक्रिया सचिव साहब ने आज स्वीकार ली कि आ चुकी है, मिल प्रबंधन के साथ बात हो चुकी और इसी हफ्ते ये बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सब मांगों के लिए आज हम सचिव साहब का घेराव किया। ग्रुप भानु ने ज्ञापन दिया है, पहले तो किसानों के बॉन्ड भरने के लिए। बॉन्ड भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कल चीनी मिल से एक लेटर प्राप्त हो गया था, हमने गन्ना प्रेक्षकों को लिख दिया उसके लिए, वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी इनकी मांग है गन्ना मूल्य भुगतान की, वो शासन स्तर का मामला है। मैं शासन स्तर को आज इनकी ज्ञापन भिजवा दूंगा इसके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए। वहीं परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जहां देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं आरटीओ संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल से पुराने डीजल विक्रम बंद होंगे और BS 6 मानक से CNG इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में चलेंगे। हमने जो अभी आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS 6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है, और जो नए विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। वहीं जोशीमठ के उच्च हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना हो चला है। ऐसे में पर्यटक यहां की बर्फ से ढकी सुंदर वादियों का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। देश की 10 खूबसूरत विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, एक लॉर्ड कर्जन ट्रैक, कुमारी पास राशो ट्रैक पर इन दिनों देश के कोने कोने से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ट्रैकर जोशीमठ में ढकी बर्फ की चादर देखने के लिए पहुंच रहे हैं और बर्फ में ट्रैकिंग, कैंपिंग के साथ खूबसूरत गढ़वाल हिमालय की वादियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसेना में महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की मांग को पिछले 32 दिनों से इन मांगों को लेकर धरना दे रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। इस कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं अपने गांव से अपने खेतीबाड़ी, घरेलू कामकाज और बच्चों की पढ़ाई छोड़कर बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन में डटी हुई हैं। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं आया है, बल्कि सरकार का कोई नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। आप में बहुत प्रेरणास्पद धरना है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गैरसैंण लड़ रहा है, अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। इसके लिए मैं गैरसैंण वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये रास्ता महिलाओं ने दिखाया, इसलिए महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुकेश के नेतृत्व में, मुकेश नेगी के नेतृत्व में हम लोग जो है विधानसभा के सामने भी एक दिन धरना देंगे और ये गैरसैंण के हॉस्पिटल की सुविधाओं को। आज यहाँ पे हरीश रावत जी आए हैं। हमारा जो यहाँ पे 32वां दिन चल रहा है धरना प्रदर्शन का, उसमें हरीश रावत जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ से जाके धामी जी से बात करेंगे और उस
जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की स्थिति है उसमें सुधार लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है सामुदायिक केंद्र, उसमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ना तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना वहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ना वहाँ पे बाल रोग चिकित्सक है। एक तरफ से सिर्फ ये लगा सकते हो कि सिर्फ हॉस्पिटल का एक ढांचा खड़ा है। और हम लोगों का आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो 32वां दिन यहाँ पे चल रहा है, और जिसमें कि अभी तक हमारे साथ जो है कि सरकार का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है, कोई भी नुमा हमारे साथ नहीं है। और आज यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना है और उन पे मनन किया है, और अभी देखते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन हमारा इस मंच के माध्यम से एक निर्णय है, एक संकल्प है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जब तक हमारे हॉस्पिटल की दशा नहीं सुधरी है, हम तब तक इस धरना प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास पहुंचे। उन्होंने एनएच अथॉरिटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उन्होंने कोयला घाटी से चंद्रभागा पुल तक अधूरे पड़े नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के काम में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई, और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही 3 दिन के अंदर बंद पड़े काम को शुरू करने के आदेश दिए और 31 मार्च तक निर्माण को पूरा करने के लिए कहा। समय सीमा पर काम न करने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी मंत्री ने दी है। कारण रहा है कि ठेकेदार को पूरा राइट ऑफ वे हम नहीं दे पाए। जहां नालियां बन रही हैं वहां पे दूसरे विभागों की यूटिलिटी आ जा रही है बीचों बीच। वो यूटिलिटी शिफ्टिंग न होने के कारण और इंक्रोचमेंट के कारण ये काम पिछले 1 साल से रुका हुआ है। तो हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में अब मात्र 45 दिन बचे हैं और काम भी 45 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इसे 31 मार्च तक समाप्त करूँगा। देखिए, जिस प्रकार से कछुआ गति से ये काम यहाँ पे चल रहा था, निश्चित रूप से मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस कार्य में मैं इनकी सीधी लापरवाही समझ रहा हूँ विभाग की। और मुझे ये भी कहना है कि जो जगह जगह इन्होंने काम छोड़ा, अनेकों घटनाएं लगभग यहाँ पे हुई हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और उसके बावजूद जब यहाँ पानी आता है तो पानी का जो फ्लो और पूरे उसके कारण घरों में, दुकानों में, अन्य स्थानों पे जाता है, जिसके कारण लोगों को और दिक्कत हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, जिसने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, उसमें उत्तराखंड के जिन युवाओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का पैदल ये सफर तय किया है, 136 दिन का योगदान दिया है, उन सब लोगों को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसको हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, उस यात्रा में 4000 किलोमीटर 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से जो इस यज्ञ में आहुति डालने गए थे भारत यात्री, उनका कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिन भी युवाओं ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाग लिया है, उन सभी प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित करने की बात कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।